Supreme Court has not acted as the sentinel of the QVIV, QUIVIVE, QVIV। QVIV एक फ्रेंच वर्ड है, आप उसको ढूंढेंगे तो एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब ये होता है स्टेट ऑफ अलर्टनेस और या वॉचफुलनेस। मतलब सुप्रीम कोर्ट अभी कंप्लीटली अलर्ट नहीं है। अलर्ट क्यों नहीं है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अमेरिकन लॉयर की बात की गई है, एक जेम्स एम बेक करके थे, अमेरिकन लॉयर थे जिनका नाम था जेम्स एम बेक। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। इन्होंने ये कहा था कि जो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है वो एक लाइट हाउस है, लाइटिंग हाउस है। और ये लाइटिंग हाउस जो है वो ये जस्टिस एंड लिबर्टी से मिलकर बनता है, और ये एक स्ट्रॉन्ग नेशन, एक वाइब्रेंट नेशन प्रोवाइड करता है। और यही बात एम जगन्नाथ राव, जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने भी कहा था कि जो अमेरिका सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक लाइट हाउस है, और वो लाइट हाउस जस्टिस और लिबर्टी से होकर गुजरता है, जो आपके नेशन को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करता है। एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे इंडिया का सुप्रीम कोर्ट भी काम करता है। बहुत अच्छी बात है। अब राइटर आते हैं अपनी बात पे। वो कह रहे थे कि 73rd रिपब्लिक डे पे जो स्पीच हुआ उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को ये देखने को मिला कि जो माइनॉरिटी है उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, और इथनो कल्चरल नेशनलिज्म की बात आ रही थी। इथनो कल्चरल नेशनलिज्म का मतलब कि एक पर्टिकुलर इथनिक ग्रुप को ही आप सपोर्ट कर रहे हो। आप मल्टी कल्चरल जो सिस्टम है आपके यहाँ, जो डाइवर्सिटी है, उसको कहीं ना कहीं डिसोबे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डिसरिगार्ड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वायलेट कर रहे हैं। तो ये एक पहली बात हो गई। उसके बाद क्रिटिकली एनालाइज किया है, इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली वो नेगेटिविटी पे आ जाएंगे। उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट कुछ फार रीचिंग जजमेंट दिए हैं, कुछ ऐसे जजमेंट दिए हैं जिसका फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज हुआ है। कुछ मजेदार जजमेंट दिए हैं, ऐसा कह सकते हैं। कुछ माइंड ब्लोइंग जजमेंट दिया है, और उसमें 4 जजमेंट का जिक्र करते हैं वो, जिसको ब्राइट स्पॉट्स भी कहते हैं। आप लोगों की सबकी लाइफ में पास्ट में क्या ब्राइट स्पॉट्स होगा वो मुझे नहीं पता। आपके फ्यूचर का ब्राइट स्पॉट्स आईएएस है। तो इसी तरीके से ब्राइट स्पॉट्स का क्या मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 ऐसे जजमेंट दिए हैं जो एक माइंड ब्लोइंग जजमेंट है। जिसमें पहला इन्होंने बोला है राइट टू प्राइवेसी ऑफ फंडामेंटल राइट। पुत्ता स्वामी केस या जजमेंट आप देखिएगा, उसमें अच्छे से लिखा हुआ है कि राइट टू प्राइवेसी को भी इन्होंने फंडामेंटल राइट में इंक्लूड किया है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड लिया, जजमेंट दिया, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद इन्होंने बोला कि कंसेंसुअल सेक्सुअल कंडक्ट जो होता है ना, सेम सेक्स रिलेशनशिप की बात कर रहा है। यदि कोई लड़का अपने कंसेंट से किसी लड़के के साथ सेक्स करे, या कोई लड़की अपने कंसेंट से किसी लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन स्टैब्लिश करे, वो क्रिमिनलाइज नहीं होगा, उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया। मतलब आर्टिकल 377 की बात कर रहे हैं, 377। ये भी एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का। इसके साथ साथ इन्होंने थर्ड जेंडर को, मतलब ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर कंसीडर किया। ये भी एक बड़ी बात थी कि उसको आप सोचिए ना, इससे पहले जो ट्रांसजेंडर होते थे उनको मार के भगा दिया जाता था सोसाइटी से, लेकिन इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस किया, इस चीज को नोटिस किया, और उसने इनको थर्ड जेंडर बताया और बनाया। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और चौथा इन्होंने बोला है कि आउटलॉड द ट्रिपल तलाक। मेरे हिसाब से ये भी बहुत लैंडमार्क जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का कि 3 बार आप तलाक 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 कह देंगे तो तलाक हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, कहीं ना कहीं आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ही है। तो ये 4 ऐसे जजमेंट थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले किया, एक बहुत माइंड ब्लोइंग जजमेंट दिया, और ये सोसाइटी के लिए एक अच्छी खबर थी। लेकिन ब्राइट स्पॉट्स के साथ साथ ब्लैक स्पॉट्स भी हैं, ब्लैक मार्क भी हैं। अब उस ब्लैक मार्क का जिक्र करते हैं। इन्होंने बोला कि देखो, जो जज की जो बेंच होता है ना जजेस का, वो 5 जजेस का बेंच होता है, 7 जजेस का बेंच होता है, कभी कभी 9 जजेस का बेंच होता है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आर्टिकल 145 के तहत ये राइट मिला हुआ है कि वो जो किसी भी केस की सुनवाई के लिए एक बेंच का गठन कर सकता है, जिसमें 5 जजेस, 7 जजेस या 9 जजेस भी होते हैं कभी कभी। अब राइटर ये बताते हैं कि ऐसे ऐसे 5 जजेस का जो बेंच है, उसके पास 25 मेन केसेस पड़े हुए हैं। उसके साथ साथ 7 और 9 जजेस की जो बेंच है, उसके साथ उसमें 5-5 केसेस पड़े हुए हैं। जो कुछ केसेस ऐसे हैं जो डायरेक्टली फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हैं। और यहां तक राइटर कहते हैं कि यदि इन सब केसों का निपटारा हो गया तो इससे रिलेटेड 500 के आसपास ऐसे केसेस हैं
जिनका अपने आप निपटारा हो जाएगा। कैस्केडिंग इफेक्ट आप लोगों को, मतलब उन्होंने कैस्केडिंग इफेक्ट लिखा है। कैस्केडिंग इफेक्ट बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ। आप सिनेमा देखने जाते होंगे कभी सिनेमा हॉल में, और पता नहीं आप लोगों के जमाने में तो नहीं होता होगा, मेरे जमाने में साइकिल से भी जाते थे लोग। तो साइकिल से जाते थे तो साइकिल जमा करानी पड़ती थी, 3 रुपए लगता था हमारे समय में। तो कभी कभी क्या होता था, जब सिनेमा देख के निकलते थे, सब मूवी खत्म हो जाती थी, तो वो बंदा एक टिकट देते थे। मेरे साथ हुआ है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, कैस्केडिंग इफेक्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इतनी जल्दी में रहते थे कोई कोई लोग कि एक साइकिल को धक्का दे देते थे तो सारी साइकिल गिर जाती। इसी को कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, कि मतलब साइकिल तो एक ही गिरी है लेकिन सारी साइकिलें गिर जाती थी, फिर उसको फिर से उठा के और लाना पड़ता था। ये मेरे सामने हुआ है। तो इसी को कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पे राइटर क्यों कैस्केडिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये 2-3 केसेज आपने देखा है ना, 25 केसेज जो है वो 5 जजेस बेंच के पास पेंडिंग है, 7 और 9 जजेस बेंचेस के पास 5-5 केसेस पेंडिंग है। तो यदि इनका निपटारा निपटारा कर दिया जाए, बहुत प्रोमिनेंट केसेज हैं जो डायरेक्टली फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, इनका निपटारा कर दीजिएगा तो 500 केसेस इससे रिलेटेड अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। मतलब कैस्केडिंग इफेक्ट वाली बात होगी कि इसको सॉल्व किया, ऊपर वाले का 25, ऊपर वाला जो 25 है और नीचे वाला जो 5 है, इन दोनों को आपने सॉल्व कर दिया तो 500 अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। अब इसके साथ साथ इन्होंने अब आ रहे हैं ये क्या बोलते हैं, ब्लैक मार्क्स पे या ब्लैक स्पॉट्स पे, कि क्या है। पहला, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। आप लोगों को याद हो तो मैंने सिटीजनशिप एक्ट पढ़ाया था, आर्टिकल 5 to 11, जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि रिलीजन के बेस पे किसी के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। आपने क्या बोला, अफगानिस्तान से ले आइए, पाकिस्तान से ले आइए, बांग्लादेश से लेकर आइए, सारे नॉन मुस्लिम को ले आइए, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन मुस्लिम को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। आपके सिटीजनशिप ये सिटीजनशिप एक्ट में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, आर्टिकल 5 to 11 में। इस पे अभी तक कोई सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड नहीं लिया है, पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज, आपने 370 के साथ भी वही हसर किया। 370 में ये कहा, या 35 ए की, दोनों एक ही बात है, कि 370 आर्टिकल या 35 ए, इसमें आपने सीधे सीधे वहां से उसको स्टेट का दर्जा था उसको हटा के आपने यूटी बना दिया। और कैसे बनाया आपने, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से बनाया। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से नहीं बनता है। लेजिस्लेटिव असेंबली यदि ऐसा लिख के देती है, कंसेंट देती है अपना, कि हाँ वो चाहती है ऐसा करना, तब आप कर सकते थे। लेजिस्लेटिव असेंबली तो काम ही नहीं कर रहा था। इस केस को भी अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, इस पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 103 इन्होंने कर दिया। उसमें इन्होंने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन की बात कही है। वो कैप 50% तो ऊपर चला गया, क्योंकि ऑलरेडी 49.5% था, तो आपने 10 ऐड कर दिया तो 50 से ऊपर चला गया। इस पे भी केस चला गया है सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसके साथ विवेक नारायण वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, जो बहुत खूबसूरत बात बताता है, और इसको हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, कि डीमोनेटाइजेशन के तहत ब्लैक मनी आएगी, ये प्रॉपर्टी का दाम सस्ता हो जाएगा, फ्लैट्स मिलने लगेंगे सस्ते दामों पे, रियल एस्टेट कम हो जाएगा। आरबीआई का एक रिपोर्ट है कि 99% पैसा उसके पास पहुंच गया जब आपने 1,000 और 500 रुपए का नोट बदली करवाया था, तब्दील करवाया था। तो डीमोनेटाइजेशन के अगेंस्ट भी किसी ने केस किया है, जिसपे अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई कि किस बेस पे कहे थे ये लोग कि ब्लैक मनी वापिस आ जाएगा और सारी चीजें फिर ठीक ठाक हो जाएंगी। सारा पैसा तो फिर से पहुंच गया आरबीआई के पास, 99। ये आरबीआई खुद बोला है कि 99% मेरे पास पहुंच गया। लास्ट इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कही है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एक ऐसी ऐसी विधा है, ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें हम कितना पैसा दे रहे हैं किस पार्टी को, वो कोई देख नहीं सकता है। एक कंप्लीटली ओपेक है। मतलब यदि हमारा कोई ब्लैक मनी है और मैंने सोचा कि मैं उसको किसी पार्टी को डोनेट कर देता हूं, तो हम डोनेट कर सकते हैं और मेरे से कोई पूछ नहीं सकता है कि मैंने कितना डोनेट। कोई यदि जानना चाहे कोई दूसरा व्यक्ति कि मैंने कितना डोनेट किया और किसने डोनेट किया, ये हम मतलब नहीं कर सकते हैं, ये जान नहीं सकते हैं। तो ये भी कंप्लीटली कहीं ना कहीं करप्शन को जोड़ दे रहा है, करप्शन को बता रहा है। इस पे भी आज तक कोई जजमेंट नहीं आया। तो ऑस्टिन ग्रैनविल एक ज्यूरिस्ट हैं, जिन्होंने ये बोला है कि देखो ये जो आपका संविधान है ना, जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका कस्टोडियन है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को कस्टोडियन की तरह ही बिहेव करना चाहिए, और उसको कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी इंसान के साथ, किसी भी लोगों के साथ कोई इनजस्टिस नहीं है। और एन वी रमन्ना ने भी यही कहा था
कि जितना ज्यादा हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी उतना ही ज्यादा वाइब्रेंट सोसाइटी होगी। और यदि डेमोक्रेसी को हम नहीं स्ट्रांग कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन को इतने जद्दोजहद करके हमने मतलब एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मिला है वो खतरे में पड़ सकता है। तो आर्टिकल यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।